जो इशू आया था आपने उसको बोला रिजॉल्व हो जाएगा करके ऐसा। हाँ, उसका हमने टिकट डाला था, 25 तारीख को टिकट डाला था ना हमने, ये वाला। हाँ हाँ। यही था क्या? ये वाला नहीं, ये वाला। हम्म। इसका ना अपने पास रिप्लाई आ गया था कि जो सर्विस थी ना, वो माइक्रोसॉफ्ट एंड से उसका इशू था। ओके, तो वो रिजोल्व हो गया है। तो ट्रैफिक मैनेजर बना के देखते हैं अभी। ठीक है, ओके। तो अभी ऑप्शन आ गया ना। उस दिन ये लोड नहीं हो रहा था ट्रैफिक वाला। ये ट्रैफिक मैनेजर बनाए। तो यहाँ पे हमें ट्रैफिक मैनेजर का नेम देना है, वेब होम डॉट ट्रैफिक मैनेजर डॉट कॉम। ये अपनी वेबसाइट का नेम हो जाएगा। यहाँ पे लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम सेलेक्ट करनी है, तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं जियोग्राफी के बेस पे। ओके, वो जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा वो जियोग्राफी के बेस पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा। सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लिया, रेशियोज सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, एंड क्रिएट। स्क्रीन आ रहा है ना मेरा जय? हेलो नदीम सर। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रहा है? हाँ सर, मेरा नेट चला गया था, वो चल नहीं रहा मेरा लैपटॉप। पता नहीं तो क्या हो गया मुझसे। ट्रैफिक मैनेजर बना लिया है। मैं देखा नहीं सर, एक्चुअली नेट चला गया था मेरा। अब मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ कैसे बनाना है, ज्यादा कुछ है नहीं। ट्रैफिक मैनेजर यहाँ पे जाओगे, क्रिएट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक नेम देना है जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। राउटिंग एल्गोरिथम ओके। सेलेक्ट करनी है। ओके, जियोग्राफी बेस्ड राउटिंग एल्गोरिथम। सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट। ओके, ओके।
ओके। ये अपना ट्रैफिक मैनेजर बन गया, मैंने नेम दिया वेब होम। इसका अगर हम एफटीडीएल देखते हैं तो ये इसका पूरा एफटीडीएल है, वेब होम डॉट ट्रैफिक मैनेजर डॉट नेट। अगर इसको मैं एक नए टैब में ओपन करता हूँ तो अभी के सर लिए इनको आपकी चेक आवाज, कर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नवीन सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। अभी सही आ रही है? हाँ पहले से बेहतर आ रही है। तो ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू हमें जो यूआरएल मिला है हमें अपने वेब का, उस यूआरएल को जो मैं ब्राउजर में ओपन कर रहा हूँ तो कोई वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, तो क्योंकि अभी तक हमने करेक्ट सर। ट्रैफिक मैनेजर नहीं किया है। मॉनिटर देखोगे तो इनएक्टिव आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर की कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर हो गया, टीसीएल वैल्यू हो गया, प्रोटोकॉल क्या लेना है, एचटीटीपी, पोर्ट नंबर, कस्टम कोई हेडर देना है, कोड स्टेटस देना है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर, ठीक है। ओके। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। यहाँ से आप रियल टाइम यूजर मेजरमेंट कर सकते हो, ट्रैफिक व्यू देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आता है एंड पॉइंट कि एक्चुअली आपकी सर्विस चल कहाँ पे रही है, वो हमें यहाँ से ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट में दिया एक्सटर्नल एंड पॉइंट है मेरा, अजोर एंड पॉइंट, तो यहाँ पर डिफाइन कर, ओके। तो अजोर एंड ओके। पॉइंट है, नेम दे दिया VM01, ओके। सर्विस की 01। टाइप पब्लिक आईपी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं पब्लिक आईपी सिलेक्ट कर लेता हूँ VM01, ओके। ओके। एक्चुअली यहाँ पे ये VM का नेम के साथ आ रहा है, कैन नॉट बी एसोसिएटेड हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाँ ले लेता हूँ, जो एक्सटर्नल एंड पॉइंट करके यहाँ पे डायरेक्ट आईपी टाइप कर देता हूँ। ये मेरे VM01 का यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ प्लीज। ये मेरे VM01 का आईपी है, ओके। ये कॉपी करके, हेलो आवाज आ रहा है? हाँ मैम सर। ठीक है, ये पब्लिक आईपी डाल दिया। यहाँ पे आप लोकेशन डाल सकते हो, ओके, कि भाई किस लोकेशन के लिए आप ये डिफाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कि भाई एशिया के, अगर इंडिया से ट्रैफिक आता है, ओके, तो ये वाला आईपी यूज होगा। दूसरा मैं डालता हूँ एक और एंड पॉइंट VM02, एक्सटर्नल एंड पॉइंट, नेम दे दिया मैंने इसको VM02। इसका आईपी भी डाल देते हैं यहाँ पे, ये इसका आईपी है। ये आईपी डाल दिया मैंने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए, ओके, ऑल वर्ल्ड, ठीक है। कि भाई कहीं से भी ट्रैफिक आएगा VM02 पे जाएगा, अगर इंडिया से ट्रैफिक आता है तो VM01 पे आएगा, ओके। अब अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो लेट्स सी ट्रैफिक कहाँ से आता है, कहाँ से आ रहा है ट्रैफिक, VM01 से, राइट। मैं फायरफॉक्स पे जाता हूँ मेरे, कहाँ से आ रहा है रिस्पॉन्स, VM01 से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्रॉक्सी के थ्रू मेरा आईपी चेंज करता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, यूएस का आईपी लेता हूँ, ओके। तो मैं यूएस के प्रॉक्सी VPN सर्वर के थ्रू मैं अपने ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करवाऊंगा, तो अजूर के पास जो आईपी जाएगा वो यूएस का जाएगा, यूएस लोकेशन का। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो VM02 से आना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ इसको, अभी भी रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, VM02 से ही आ रहा है, VM01 से ही आ रहा है रिस्पॉन्स अभी। लेट मी कॉपी
and open again and maybe कैसे होल्ड कर रहा है, कैसे होल्ड कर रहा है। प्राइवेट विंडो होते हैं। तो देखो ट्रैफिक रिस्पॉन्स कहाँ से आया है, VM02 से। ओके, तो इस तरह से आपका जो लोड बैलेंसर काम करता है, सॉरी ट्रैफिक मैनेजर। ओके, चलो डिलीट कर देते हैं इसको। फिर अपने ट्रैफिक मैनेजर की लैब की अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अपना मॉड्यूल नंबर 7 है। ओके, मॉड्यूल नंबर 7 वो रिलेटेड है स्टोरेज से। इस मॉड्यूल में हम अजूर पे जो डिफरेंट स्टोरेज सर्विस। सर आपकी वॉइस सर ब्रेक हो रही है आपकी, मेरा नेट नहीं चल रहा है, आपका नेट नहीं चल रहा है। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अभी आपने। हाँ, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था मेरा। अभी सही आ रही है आवाज? हाँ अभी ठीक है। स्टोरेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास 5 लेसन है टोटल। स्टोरेज अकाउंट है, ग्लोब है, स्टोरेज सिक्योरिटी है, अजूर फाइल सिंक्रोनाइजेशन है एंड मैनेजिंग स्टोरेज। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे स्टोरेज अकाउंट क्या होता है। तो अजूर की जो स्टोरेज सर्विस है उसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें उस सर्विस पे एक अकाउंट बनाना पड़ता है। ओके, उसको हम स्टोरेज अकाउंट बोलते हैं। तो अगर आपको स्टोरेज कोई किसी भी टाइप का स्टोरेज यूज करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्टोरेज अकाउंट बनाना। तो जो सर हमारा ये अजूर अकाउंट है, हाँ, वो डिफरेंट है और अजूर स्टोरेज अकाउंट नहीं, इसके अंदर ही आपको एक स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, ताकि आप जो अदर सर्विसेज हैं, आपका जो क्रेडेंशियल है वो कम्युनिकेट कर सके स्टोरेज सर्विस के साथ। ओके, बेसिकली आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है स्टोरेज सर्विस पे। So this is a service that you can use to store files, messages, tables and other type of information. Durable है, secure है, scalable है, managed by Azure, accessible है, publicly accessible होती है सर्विस। Manage the data with multiple storage account। आप अपने एक ही Azure अकाउंट पे मल्टीपल स्टोरेज अकाउंट्स बना सकते हैं। ओके, लेट्स सपोज आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए चाहिए, यू वांट ए डिफरेंट सिक्योरिटी, ओके, डिफरेंट आइसोलेशन, तो आप डिफरेंट स्टोरेज अकाउंट बना सकते हैं। ओके, अब जो अज्योर पे स्टोरेज होता है वो 3 तरह का स्टोरेज होता है। एक होता है स्टोरेज फॉर योर वर्चुअल मशीन्स, लाइक हमने डिस्क दे दिया या एक शेयर्ड फोल्डर बना के अज्योर स्टोरेज पे उस शेयर्ड फोल्डर को हमने माउंट करवा दिया एक वीएम से। दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे कि आपके पास फाइल्स हैं, इमेज हैं, वीडियोज हैं, ये आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए हम ग्लोब्स यूज कर सकते हो, डेटा लैक्स है वो यूज कर सकते हो। जब भी वर्ड आता है ना कहीं पे ग्लोब, ग्लोब का मतलब होता है ऑब्जेक्ट या कोई फाइल।
एक फाइल या एक फाइल ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉब बोलते हैं। ओके, फाइल और ऑब्जेक्ट को ब्लॉब्स बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास ये अलग अलग फाइल्स है, या मैं इनको ऑब्जेक्ट्स बोल सकता हूँ, राइट। कंटेनर्स तो क्या ये होता क्या है? हो, ब्लॉब हो गया, ये एक ब्लॉब हो गया, ये दूसरा ब्लॉब हो गया, ये अलग ब्लॉब हो गया, इस तरह से। तो कंटेनर क्या होता है? कंटेनर होता है, ब्लॉब्स को स्टोर करने के लिए कंटेनर यूज करते हैं। फोल्डर। ओके, हाँ, काइंड ऑफ एक फोल्डर के कंटेनर बनाएंगे, उसमें हम ब्लॉब्स रख सकते हैं, यानी कि फाइल्स रख सकते हैं। ओके, फाइल्स को यहाँ पे ब्लॉब बोला जाएगा। ब्लॉब्स को रखने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, कंटेनर बनाना पड़ता है, काइंड ऑफ एक फोल्डर बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा आता है, लाइक टेबल फॉर्मेट में। तो अज्योर टेबल है हमारे पास, कोस्मोस डीबी यूज कर सकते हो, अज्योर का एसक्यूएल डीबी है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल यूज कर सकते हो, सीक्वल है, ओके, मारियन डीबी है, और ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस है। माई नहीं स्टोरेज नहीं, माई एसक्यूएल आता है, एमएस एसक्यूएल आता है, ओरेकल डीबी आता है, उसी तरह से कोस्मोस डीबी आता है। ओके, डेटाबेस के बारे में पढ़ा होगा ना, सुना होगा। हाँ, डेटाबेस अलग अलग कंपनीज के अलग अलग डेटाबेस एसक्यूएल प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल आता है, माइक्रोसॉफ्ट का एमएस एसक्यूएल है, उसी तरह से कोस्मोस डीबी है। ओके, और अज्योर का अपना अज्योर एसक्यूएल डेटाबेस भी है और टेबल्स भी है। ठीक है, तो जो टेबल्स है दैट इज द पार्ट ऑफ द अज्योर स्टोरेज। ओके, तो कोस्मोस डीबी है, अज्योर एसक्यूएल डीबी है, ये अलग, ये सेपरेट इंस्टेंस है। उसके बाद अब जो आप स्टोरेज अकाउंट बनाया, वहां पे आप डेटा स्टोर कर रहे हो, तो बैक एंड पे कहीं ना कहीं हार्ड ड्राइव पे स्टोर होगा माइक्रोसॉफ्ट के पास, तो राइट। तो किस तरह की हार्ड ड्राइव पे स्टोर होता है, नॉर्मल जो अपनी एचडीडी ड्राइव्स होती हैं उन पे, या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स पे। तो दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल है। जब आप बनाते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है कि भाई आपको स्टैंडर्ड स्टोरेज यूज करना है या प्रीमियम स्टोरेज यूज करना है। तो अगर आप स्टैंडर्ड स्टोरेज सिलेक्ट करते हो तो आपको मैग्नेटिक एचडीडी ड्राइव्स पे डेटा स्टोर होगा। अगर आप प्रीमियम स्टोरेज सिलेक्ट करते हो तो आपका डेटा कहाँ पे, एसएसडी ड्राइव पे स्टोर होगा। एसएसडी में क्या होता है, लेटेंसी कम होती है, ओके, बट कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, क्विकली आप डेटा रीड एंड राइट कर सकते हो एसएसडी ड्राइव पे। एचडीडी थोड़ी स्लो होती है। ओके, अब जो अज्योर की स्टोरेज सर्विस है, वहां पे अज्योर का जो स्टोरेज है उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज है। तो अज्योर के अंदर सबसे पहले आता है कंटेनर्स। तो कंटेनर्स ए मैसिवली स्केलेबल ऑब्जेक्ट फॉर टेक्स्ट एंड बाइनरी डेटा। ओके, लार्ज फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं हम। ओके, फिर आता है अज्योर फाइल्स। तो अज्योर फाइल है, दिस इज ए मैनेज्ड फाइल शेयर, जो शेयर फोल्डर बनाते हैं ना विंडोज में, सिमिलरली ये अज्योर फाइल है। आपको कहीं पे शेयर फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं, स्टोरेज सर्विस लो, वहीं पे आप शेयर फोल्डर बना सकते हो। और नॉर्मली जैसे हम एक शेयर फोल्डर को एक्सेस करते हैं ना स्लैश स्लैश लगा के, वैसे ही ये एक्सेसिबल होता है। ठीक है, पब्लिकली एक्सेसिबल होता है ये, सिक्योर नहीं। वन ड्राइव को तो आप नहीं, वन ड्राइव को तो आप स्लैश स्लैश लगा के थोड़ी ना एक्सेस कर सकते। नहीं, वो तो हम लिंक के थ्रू एक्सेस करते हैं। मेरे कहने मतलब इसी हाँ, काइंड लिंक ऑफ के थ्रू एक्सेस करोगे तो वो लाइक दैट आप कंटेनर यूज कर सकते हो, जो कंटेनर। ओके, बट जो अज्योर फाइल है वो शेयर फोल्डर की तरह होता है, सेम जो एसएमबी प्रोटोकॉल होता है 445 पे ही चलता है ये। ओके, तो इस फोल्डर को आप मैप कर सकते हो एज ए नेटवर्क ड्राइव किसी भी अपने फिजिकल कंप्यूटर पे या किसी वर्चुअल मशीन पे। फिर अज्योर टेबल्स आती हैं, दिस इज ए नो एसक्यूएल स्टोर फॉर स्टोर योर स्ट्रक्चर्ड डेटा। अज्योर क्यू आती है मैसेज के लिए। ओके, किसी एप्लीकेशन से आपको कोई मैसेज ग्रैब करना है, उस मैसेज को किसी दूसरे एप्लीकेशन के पास पुश करना है, तो उसके लिए आप क्यू यूज कर सकते हो। ओके, स्टोरेज अकाउंट्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्टोरेज अकाउंट आते हैं। जैसे ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट होता है, इसमें सिर्फ आप ब्लॉब बना सकते हो, ब्लॉब बना सकते हो, अपेंड ब्लॉब बना सकते हो। स्टोरेज अकाउंट जर्नल पर्पस 1 होता है, उसमें ब्लॉब, फाइल्स, क्यूज, टेबल्स, डिस्क्स बना सकते हो आप। वर्जन 2 है, उसमें भी आप सेम ब्लॉब आता है, उसमें सिर्फ आप ब्लॉब और अपेंड ब्लॉब्स बना सकते हो। फाइल स्टोरेज आता है, दैट इज ओनली यूज फॉर द फाइल्स।
ओके, अलग अलग सपोर्ट टायर होती हैं, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक है। जो मैंने बताया था, स्टैंडर्ड में आपको HDD ड्राइव मिलेगी, प्रीमियम में आपको SSD ड्राइव मिलेगी। उसके बाद आता है रेप्लिकेशन। लेट्स सपोज मैंने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया ईस्ट यूएस में, ओके। ईस्ट यूएस में मैंने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया, तो जो स्टोरेज अकाउंट में जो डेटा स्टोर करूंगा वो किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे स्टोर होगा, राइट। इन केस ऑफ आउटेज, जिस सर्वर पे स्टोरेज स्टोर्ड है वो सर्वर डाउन हो जाता है, या जिस डेटा सेंटर में है वो डेटा सेंटर डाउन हो जाता है, या जिस रीजन में है वो रीजन डाउन हो जाता है, तो उस केस में क्या मेरा डेटा एक्सेसिबल होगा या रिकवरेबल होगा? तो उसके लिए हमारे पास रेप्लिकेशन आते हैं। तो आप लोकली रिडंडेंट स्टोरेज ले सकते हो। लोकली रिडंडेंट में क्या होगा कि आपका डेटा सेम ही रीजन में बट मल्टीपल सर्वर्स पे स्टोर होगा। जियो रिडंडेंट स्टोरेज ले सकते हो, रीड ओनली जियो रिडंडेंट स्टोरेज ले सकते हो। तो रीड ओनली एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज में क्या होगा, आपका प्राइमरी लोकेशन से तो डेटा एक्सेसिबल होगा, रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हो, बट जो सेकेंडरी लोकेशन है वहां पे आप रीड ऑपरेशन भी कर सकते हो, राइट ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, ओके। उसके बाद जोन रिडंडेंट स्टोरेज आता है, जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज आता है। तो जहां पे भी RA लगा हुआ है, इसका मतलब है कि जो सेकेंडरी स्टोरेज लोकेशन है वहां से भी डेटा को आप रीड कर सकते हैं, ओके। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो जो भी डेटा माइक्रोसॉफ्ट एंड पे स्टोर हो रहा है दैट इज कंप्लीटली एनक्रिप्टेड, ओके। माइक्रोसॉफ्ट कैन नॉट रीड आवर डेटा, ठीक है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज सर्विस इंक्रिप्शन यूज करता है, SSE, दैट इज नोन एज डेटा एट रेस्ट। तो जो डेटा स्टोर हो रहा है वो एनक्रिप्टेड होता है। जो डेटा इन ट्रांजिट होगा, यानी कि जब हम डेटा को एक्सेस करेंगे, तो जब डेटा ट्रांसफर होता है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से हमारे डिवाइसेस पे, उस टाइम की सिक्योरिटी के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ओके। तो ये देखो, जो लोकली रिडंडेंट स्टोरेज है, डेटा इज रेप्लिकेटेड 3 टाइम्स विद इन ए सिंगल फैसिलिटी इन ए सिंगल रीजन। मैंने ईस्ट यूएस सेलेक्ट किया, तो जो मेरा डेटा है वो 3 अलग अलग डेटा सेंटर्स में स्टोर होगा, 3 अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर होता है। अगर जोन रिडंडेंट लेता हूं तो 2 या 3 कॉपी मेरे प्राइमरी रीजन में रहेंगी, और आपका जो दूसरा रीजन होगा उसमें भी मेरा डेटा स्टोर होगा, ओके। तो 2 या 3 कॉपीज स्टोर होती हैं on 2 या 3 locations within the region and across the region, ओके। तो बेसिकली 2 रीजन्स में आपका डेटा। जियो रिडंडेंट स्टोरेज आता है। जियो रिडंडेंट स्टोरेज में आपका जो डेटा है वो 3 टाइम रेप्लिकेटेड विद इन द प्राइमरी रीजन एंड रेप्लिकेटेड 3 टाइम इन द पेयर रीजन। जोन रिडंडेंट स्टोरेज में तो क्या है कि आपका जो डेटा होगा वो कम से कम 2 से 3 फैसिलिटीज में स्टोर होता है, ओके। अब जो 2 या 3 फैसिलिटीज होंगी वो इन सिंगल रीजन हो सकती हैं या 2 रीजन्स में हो सकती है, 2 अलग अलग रीजन्स में। जियो रिडंडेंट स्टोरेज में आपके डेटा की 3 कॉपीज उस रीजन के पेड रीजन में भी जाती है, ओके। रीड एक्सेस के अंदर जो पेड रीजन होगा वहां से भी डेटा एक्सेसिबल होता है, ओके। जियो जोन रिडंडेंट आता है, तो डेटा इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस द 3 अवेलेबिलिटी जोन एंड रेप्लिकेटेड टू द पेड रीजन आल्सो, ओके। तो जब आप कोई स्टोरेज अकाउंट बनाओगे तो उसका एक URL बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप लेट सपोज आप ग्लोब एक्सेस कर रहे हो, आपने स्टोरेज अकाउंट बनाया जय नारायण, ओके। तो ग्लोब का जो URL होगा वो जय नारायण windows.net। अगर आपने फाइल बनाई है, अजूर फाइल बनाई है, तो वो होगा आपका jnarayan.file.go.windows.net। इस तरह से आपका URL बनता है। अगर आप उसको कोई कस्टम URL देना चाहते हो तो आप अपने DNS के अंदर एंट्री कर सकते हो, ओके। फिर आते हैं स्टोरेज अकाउंट के एंड पॉइंट कि भाई जो स्टोरेज अकाउंट है उसमें जो डेटा रखा हुआ वो एक्सेसिबल कहाँ से होगा, ओके। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ऑल नेटवर्क्स यानी कि कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, दूसरा होता है सिलेक्टेड नेटवर्क। सिलेक्टेड नेटवर्क्स में जाके आप अपने वीनेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, सब वीनेट में सबनेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो स्टोरेज सर्विसेज होंगी वो उस पर्टिकुलर वीनेट एंड सबनेट से ही एक्सेसिबल होगी, ओके, ठीक है। तो चलिए एक स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं।
यहाँ पे गए हम अज्योर पे, यहाँ पे सर्च किया हमने स्टोरेज अकाउंट। ये हमारे स्टोरेज अकाउंट तो क्लाउड सेल यूज किया था उस टाइम, नया बना देते हैं यहाँ पे। जो नेम देंगे हम स्टोरेज अकाउंट को, दैट इज ग्लोबली यूनिक। ओके, तो आपको अपना सब्सक्रिप्शन, अपना रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपने अज्योर स्टोरेज का अकाउंट नेम देना है। मैंने जैसे दिया नवीन 67, तो ये वैलिडेट करेगा। अगर ये नेम कहीं और यूज हो रहा होगा तो ये एरर दे देगा हमें कि भाई दिस नेम इज ऑलरेडी यूज, तो हमें कोई दूसरा नेम लेना है। उसके बाद आपको अपना लोकेशन लेना है, उसके बाद परफॉर्मेंस लेना है कि भाई स्टैंडर्ड बनाना है या प्रीमियम बनाना है। ओके, तो स्टैंडर्ड में तो हमें क्या मिलता है, सब जनरल पर्पज वर्जन 2 अकाउंट मिलेगा। और आप प्रीमियम सिलेक्ट करते हो, देन यहाँ अकाउंट टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो, ब्लॉग, फाइल शेयर, पेज ब्लॉग्स के लिए बनाना, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक स्टैंडर्ड ही बना लेता हूँ। रिडंडेंसी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लोकली रिडंडेंट रखना है, जियो रिडंडेंट रखना है, जोन रिडंडेंट। तो अभी के लिए मैं जियो रिडंडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्क एज रीड एक्सेस, कि भाई जो पेड रीजन पे जो डेटा स्टोर होगा वो भी एक्सेस। ठीक है, ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो आपको प्रोवाइड करने हैं। उसके साथ साथ आप एडिशनल ऑप्शंस है वो भी दे सकते हो। ओके, तो ये आगे हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड कंपोनेंट जो है। अभी के लिए मैं इसको सेम सेटिंग्स के साथ, डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ क्रिएट कर दूँ। जीत आज कहीं बिजी है क्या? मैसेज तो रीड किया है जीत ने। आपने मैसेज नहीं डालता क्या? मैसेज नहीं डालता क्या उसको पता नहीं होगा कोई पढ़ा रहा है। ये आपने सब क्या डाउनलोड किया है? ये यार स्पीड बताता रहता है। आवाज स्लो आ रही, क्या कह रहे हो? इसका स्पीड बताता है सर। ये बेसिकली करंटली आपका कंप्यूटर जो यूज कर रहा है। ठीक है, ये क्रिएट हो गया हमारा। चलिए, स्टोरेज अकाउंट में आ गए हम यहाँ पे। तो अगर मैं वापस स्टोरेज अकाउंट, हाँ, वापस अगर मैं स्टोरेज अकाउंट में जाता हूँ तो ये हमारा स्टोरेज अकाउंट बन गया नवीन 67। ओके, ये देख सकते हो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, रेप्लिकेशन जियो रिडंडेंट है ये। अगर मैं इसके रेप्लिकेशन में जाता हूँ, जियो रेप्लिकेशन, तो देख सकते हो कि दूसरा सेकेंडरी रीजन कहाँ है इसका। तो हमने सिलेक्ट प्राइमरी लोकेशन ईस्ट यूएस है, सेकेंडरी लोकेशन कहाँ पे है, वेस्ट यूएस है। ओके, ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी कोई रेप्लिकेशन चल रहा है क्या, या आप रेप्लिकेशन रूल बना सकते हो। चलो, तो ये आपका स्टोरेज अकाउंट आ गया। ठीक है,
अब हम यहाँ पे इसका चलते हैं नेटवर्किंग पे। तो ये इसका नेटवर्किंग सेक्शन है, यहाँ से आप नेटवर्किंग मैनेज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या है, पब्लिक नेटवर्क पे एक्सेस इनेबल्ड फॉर ऑल नेटवर्क। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्सेस डिसेबल कर सकते हो या इनेबल्ड फॉर द सिलेक्टेड नेटवर्क्स कर सकते हो। तो जैसे कि मैं जाता हूँ इनेबल्ड फॉर द सिलेक्टेड नेटवर्क और एंड आईपी एड्रेसेस, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो भाई मुझे सिर्फ वीनेट 1 वीनेट 2 किस पे एक्सेस देना है। ओके, उसका सबनेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, किस वाले सबनेट पे एक्सेस देना है, लाइक दैट। ओके, तो ये उसी पे एक्सेस होगा। ओके, उसके बाद आप राउटिंग भी डिफाइन कर सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क राउटिंग लेनी है या इंटरनेट राउटिंग डिफाइन करना है। आप प्राइवेट एंड पॉइंट ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो आप उस दिन पूछ रहे थे ना वीनेट पे कि प्राइवेट लिंक क्या होता है, ये पूछ रहे थे ना प्राइवेट एंड पॉइंट। तो यहाँ पे जब आप प्राइवेट एंड पॉइंट ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको अपना डिटेल्स स्पेसिफाई करनी है, तो उसके बाद वहां पे वो प्राइवेट एंड पॉइंट शो करने लग जाता है। ठीक है, एक्सेस की यहाँ पे आती है। जैसे कि हम शेयर्ड फोल्डर एक्सेस करते हैं कोई, तो हमें यूजर नेम पासवर्ड देना होता है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे यहाँ पे अगर हम कोई शेयर्ड फोल्डर एक्सेस करवाएंगे तो दो तरह का ऑथेंटिकेशन होता है, एक होता है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, एक होता है एडी बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो बाय डिफॉल्ट की बेस्ड ऑथेंटिकेशन पे चलता है। जो आपका यूजर नेम होगा वो आपके स्टोरेज अकाउंट का नेम होगा, यानी कि NVN67 ये हमारा यूजर नेम है, और जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पे की है, ये होता है पासवर्ड। तो यहाँ से आप की कॉपी कर लेना, ठीक है, ये की है, ये कॉपी करके हम यूज एज ए पासवर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप रोटेट यानी चेंज भी कर सकते हो प्लीज। ओके, अब आते हैं ब्लोब्स पे। ब्लोब क्या होता है, ब्लोब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंटेनर्स क्या होता है कि काइंड ऑफ एक फोल्डर होता है जहां पे आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हो, और उन फाइल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लोब्स कहते हैं। यहाँ पे कंटेनर है, ये कंटेनर का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे कंटेनर बनाना चाहता हूँ, मैंने कंटेनर बनाया नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया, कंटेनर हो गया। ओके, तो नेम होगा वो हमेशा लोअर केस नहीं होना चाहिए, अपर केस नहीं होना चाहिए। नेम दे दिया, उसके बाद आपका एक्सेस किस तरह का देना है। तो यहाँ पे जो हमारे कंटेनर्स होते हैं उन पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस होता है। तो देखो ब्लोब स्टोरेज क्या कहता है, स्टोर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इन क्लाउड, कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट और बाइनरी डेटा। बाइनरी का मतलब कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ओके, आल्सो रेफर एज ए ऑब्जेक्ट स्टोरेज। Common use क्या है, serving the image or document directly to browser, storing the file for distributed access, streaming audio videos, storing the data for the backup, and recovery, archiving purpose, storing the data for analysis by on-prem or Azure hosted services. All blobs must be in the container. Account have unlimited containers. Container can have unlimited blobs. अब जो एक्सेस आता है ब्लॉब पे, वो तीन तरह का एक्सेस होता है हमारे पास। एक होता है प्राइवेट ब्लॉब एक्सेस, यानी कि एक नॉर्मल यूजर आप डायरेक्टली उस ब्लॉब को एक्सेस नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्राइवेटली ही एक्सेस होगा। दूसरा होता है ब्लॉक ब्लॉब एक्सेस, सॉरी ब्लॉक ब्लॉब एक्सेस के अंदर क्या आता है, एनीवन कैन एक्सेस दिस। ओके, बट किसको, ब्लॉब को। कोई भी पब्लिक यूजर इस ब्लॉब को एक्सेस कर सकता है, रीड एक्सेस होता है सिर्फ, और जिस ब्लॉब पे आपने जो ब्लॉब एक्सेस दिया सिर्फ उसी ब्लॉब को एक्सेस करता है। फिर होता है कंटेनर एक्सेस। कंटेनर एक्सेस भी किस तरह का होता है, एनोनिमस पब्लिक रीड एक्सेस होता है, यानी कोई भी पब्लिक यूजर एक्सेस कर सकता है किसको, कंटेनर के अंदर ब्लॉब्स को देख सकता है और ब्लॉब्स को भी एक्सेस कर सकता है, यानी कंटेनर के अंदर जो ब्लॉब्स है उनकी लिस्ट ले सकता है, ब्लॉब्स देख सकता है, ब्लॉब को रीड कर सकता है। तो तीन तरह का एक्सेस होता है। प्राइवेट ब्लॉब यानी कि ब्लॉब पे सिर्फ प्राइवेट एक्सेस देता है, ब्लॉब एक्सेस ब्लॉब पे पब्लिक यूजर एक्सेस देता है। कंटेनर एक्सेस पे ब्लॉब एक्सेस होता है, प्लस कंटेनर के अंदर जो ब्लॉब्स है उनकी लिस्ट वो भी देख सकता है, कौन कौन से कंटेनर यहाँ पे स्टोर्ड है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैं एक्सेस दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने दे दिया ब्लॉब एक्सेस। ओके,
यानी blob within container can be read by the anonymous request but container data is not available. Okay, यूजर इस कंटेनर को एक्सेस नहीं कर सकते, इस पे जो ब्लॉब्स होंगे उनको वो एक्सेस कर सकता है। एनक्रिप्शन ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो यूज दिस इंक्रिप्शन ऑप्शन फॉर द ब्लॉब्स, अगर आपने कोई इंक्रिप्शन ऑप्शन बनाया हुआ है। तो मैं जस्ट क्रिएट कर देता हूँ इसको। ये अपना कंटेनर क्रिएट हो गया है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, ब्लॉब अपलोड कर सकते हो। ब्लॉब मीन्स फाइल्स अपलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे। अपलोड पे जाने के बाद आपको अपनी फाइल सिलेक्ट करनी है, जो भी फाइल्स आप अपलोड करना चाहते हो। ओके, लेट मी सी इफ आई हैव सम इमेज फाइल्स। I hope so. I have. अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये हमारा ब्लॉग हो गया। एक चीज और देखो, जब भी आप कोई ब्लॉग अपलोड करोगे तो ऑप्शन आएगा ऑथेंटिकेशन टाइप क्या होगा, अजोर अकाउंट बेस ऑथेंटिकेशन करवाना या एक्सेस की बेस। उसके बाद आपके ब्लॉग का टाइप क्या है। तो जो 3 तरह के ब्लॉग्स हम पढ़ रहे थे, ब्लॉग, पेज ब्लॉग एंड अपेंड ब्लॉग, ये 3 तरह के ब्लॉग्स होते हैं। ओके, तो उसका टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई किस तरह का ब्लॉग है, पेज ब्लॉग है या अपेंड ब्लॉग है। ठीक है, अब इन 3 ब्लॉग्स में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली जो ब्लॉग्स होते हैं वो अलग अलग पर्पज के लिए, जो ब्लॉग टाइप है वो अलग अलग टाइप और पर्पज बेस्ड डेटा के लिए यूज होते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, आपका स्टोरेज अकाउंट होगा, उसमें कंटेनर होगा, उसमें आपकी फाइल्स होंगी जिनको हम ब्लॉग्स बोलेंगे। ओके, अब जो ब्लॉग्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं हमारे पास। जो सबसे पहले आता है ब्लॉग्स में, ब्लॉग स्टोर द टेक्स्ट एंड बाइनरी डेटा। भाई सारे ब्लॉग्स का काम ही होता है स्टोरिंग द टेक्स्ट एंड बाइनरी टाइप। ब्लॉग आर मेड अप टू द ब्लॉक्स ऑफ डेटा। ओके, यानी कि जो डेटा स्टोर होगा दैट विल बी स्टोर इन ए ब्लॉक फॉर्मेट and can be managed individually. Blob can be stored up to the 190 GB of PB of data. Okay, दूसरा होता है append blob are made up of the blobs like blob but optimized for appending operations. तो ये यूज होता है मोस्टली जब डेटा का साइज चेंज होता रहता है, लाइक आपने कोई लॉग फाइल अपलोड की हुई है और उसमें कंटिन्यूअसली लॉग्स स्टोर हो रहे हैं, तो फाइल का साइज चेंज होता रहता है, तो उस टाइप्स की फाइल्स के लिए अपेंड ब्लॉब यूज आता है। फिर आता है पेज ब्लॉब, स्टोर द रैंडम एक्सेस फाइल्स, ओके, अप टू द 80 TB इन साइज। पेज ब्लॉब्स स्टोर द वर्चुअल मशीन हार्ड ड्राइव फाइल, सर्व एज ए डिस्क, अजोर वर्चुअल डिस्क। ओके, तो 3 तरह के ब्लॉब्स होते हैं हमारे पास। अब ये थोड़ा सा याद रखना आप। ओके, जो ब्लॉब्स होते हैं मैक्सिमम ब्लॉब साइज क्या होगा। जो ब्लॉब होता है उसमें एक ब्लॉब का जो मैक्सिमम साइज होता है वो कितना होता है, 400 MB अकॉर्डिंग टू द सर्विस वर्जन 2019। ओके, मैक्सिमम कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं एक ब्लॉब में, वो हो सकते हैं आपके 50,000 ब्लॉक्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 4000 इंटू द 50,000, तो आपका लगभग ये 190 TB आता है। ओके,
ये चीज याद रखना, मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ग्लोब के अंदर कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं, तो कितने 50,000 ब्लॉक्स हो सकते हैं। ओके, एक ब्लॉक में। इसका नाम भी सब बहुत अच्छा है, ब्लॉब्स। हाँ तो पेज ब्लॉक्स होते हैं आर द कलेक्शन ऑफ 512 बाइट्स पेज ऑप्टिमाइज फॉर द रैंडम रीड राइट एक्सेस। ओके, तो यहाँ पे जो ब्लॉक साइज होता है वो लगभग 512 बाइट्स का होता है। वहां पे 4000 MB तक, लगभग आपका 4 GB का एक ब्लॉक होता है। वर्जन 19 में, 16 में 100 MB का होता था, तो उस टाइम आपका जो मैक्सिमम जो डेटा स्टोर होता था वो लगभग 5 TB तक का डेटा स्टोर होता था एक ब्लॉक में। वहीं पे अगर हम अपेंड ब्लॉब्स की बात करते हैं, ओके, so append blob is composed of the blob is optimized for appending operations when you are modifying the data. तो यहाँ पे भी each block in append blob can be different size, but maximum size क्या होता है 4 MB का, and maximum blocks कितने होते हैं वही आपके 50,000। ओके, क्लियर है? एक बार और ढंग से देख लेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो, ब्लॉब यूज होता है लार्ज फाइल्स स्टोर करने के लिए। अपेंड ब्लॉब यूज होता है जो फाइल्स कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, जिसका साइज चेंज हो रहा है उसके लिए। फिर आता है पेज ब्लॉब्स, बेसिकली ऑप्टिमाइज होता है जो कि आप क्या नाम है, क्या कह सकते हैं, रैंडमली एक्सेस होती है फाइल्स लाइक हार्ड ड्राइव टाइप ऑफ फाइल्स के लिए। ओके, फिर आता है एक्सेस टायर। सर फिर से एक बार ब्लॉक एक्सेस टायर बताइए क्या बता रहे हैं? देखो, ब्लॉब लार्ज फाइल्स को स्टोर करने के लिए, अपेंड ब्लॉब जो फाइल्स कंटिन्यूअसली अपडेट होती है उनके लिए अपेंड ब्लॉब, और जो फाइल्स रैंडमली एक्सेस होती है लाइक योर वर्चुअल हार्ड ड्राइव्स, आपने किसी मशीन पे हार्ड ड्राइव उसको स्टोर करना चाहते हो अजोर स्टोरेज पे, तो वह हम किस टाइप की स्टोरेज में स्टोर करते हैं, पेज ब्लॉब पे। ओके, अब ब्लॉब की एक्सेस टायर जो होती है, भैया आपने जो ब्लॉब स्टोर किया हुआ है वो एक्सेस कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पे हम एक्सेस टायर कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर कोई ब्लॉब काफी फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है तो उसके लिए हॉट टायर आता है। अगर कोई ब्लॉब है वो इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, ओके, तो उसके लिए कूल टायर आता है। तो ऑप्टिमाइज फॉर स्टोरिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा that is infrequently accessed and store for at least 30 days। फिर आता है आर्काइव एक्सेस टायर। भाई आपने डेटा स्टोर कर दिया, वो डेटा विद इन लाइक बाई चांस ही एक्सेस होगा, लाइक आपने बैकअप लिया, अब बैकअप का यूज कब होगा, जब कोई डिजास्टर आ जाए, राइट? उस टाइप के डेटा के लिए हम आर्काइव एक्सेस टायर लेते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर स्टोरिंग द डेटा दैट कैन tolerate several hours of retrieving latency and will remain in the archive tier for at least 180 days। ओके, तो आप टायर्स को कभी भी चेंज कर सकते हो। मान लो आपने एक ब्लॉग क्रिएट किया हॉट टायर से, लेटर यू रियलाइज कि भाई जो डेटा है वो काफी इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा, सो यू कैन चेंज टू द कूल टायर। ओके, लाइफ साइकिल आप बना सकते हो, ओके, कि भाई ब्लॉब को किस तरह से, जैसे कि अगर कोई ब्लॉब 30 डेज तक चेंजेस नहीं होते हैं, आर्काइव टायर उससे क्या था, आर्काइव टायर का आप यूज करते हैं। आर्काइव का होता है कि भाई आपने कोई डेटा रखना है लाइक काइंड ऑफ बैकअप, ओके, इन केस ही आप यूज करोगे इस डेटा को, बट जब डेटा एक्सेस करोगे तो यू कैन लाइक बियर कि भाई थोड़ा स्लो भी एक्सेस होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इस केस में आप आर्काइव टायर यूज करोगे। ग्लोब का जो लाइफ साइकिल होता है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो लाइक दैट कि भाई आपने एक ग्लोब बनाया हॉट टायर के साथ। ओके, अब क्या हुआ, आपने कॉन्फ़िगर कर दिया कि अगर डेटा 30 डेज तक एक्सेस नहीं होता है, उस पर कोई चेंजेस मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं, तो द टायर विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू द कूल टायर लाइक दैट। ओके, अगर 365 डेज तक अगर डेटा मॉडिफाइड नहीं होता है तो विल ऑटोमेटिकली डिलीट। ओके, तो इस टाइप से लाइफ साइकिल के रूल्स बना सकते हो। ब्लॉग अपलोड कैसे करना हुआ है मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, स्टोरेज प्राइसिंग है ये, जैसे कि ब्लॉग है
उसका जो चार्जेस होता है वो लगभग $0.002 पर जीबी पर मंथ होता है। फाइल्स का जो चार्ज होता है वो आप देख सकते हो काफी हाई है कंपेयर टू द ब्लॉक $0.06 पर जीबी पर मंथ है। ओके, तो आपकी जो कॉस्ट है इट्स डिपेंड ऑन द स्टोरेज टाइप, यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड लिया है या प्रीमियम लिया है उसके साथ आपने स्टोरेज सर्विस कौन सी यूज कर रहे हो, ब्लॉक टाइप है, फाइल टाइप है। ओके, उसके साथ साथ आपकी एक्सेस टायर क्या है, कूल है, हॉट है, आर्काइव है, तो ये सब किस डिपेंड करती है, इन सब पे आपकी प्राइस डिपेंड करेगी। ओके, ठीक है, तो ये हमने एक ब्लॉग अपलोड किया था, लेट्स ट्राई टू एक्सेस दैट। ये मैं इसको 4 GB का, ज्यादा बड़ी फाइल नहीं है तो मैं 4 GB का ब्लॉक साइज दे सकती हूँ। देखो यहाँ पे ब्लॉक का जो साइज है वो 64 KB से 100 MB तक का अवेलेबल है। ओके, ये आपकी एक्सेस टायर है, आप स्पेसिफिक फोल्डर में अपलोड कर सकते हो, टैग ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा ब्लॉग था। अब इसका URL कैसे लेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ये इसका URL है, कॉपी किया, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दूसरे ब्राउजर में ओपन करता हूँ प्राइवेट विंडो में विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, और लाइक हमने जो कंटेनर बनाया था उस पर कौन सा एक्सेस दिया था, ग्लोब एक्सेस दिया, तो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। इमेज ओपन हो रही है, ऑडियो होता तो ऑडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाता, वीडियो होता था वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाता। ओके, ठीक है, भाई मम्मी टीवी देख रही है। अब आती है सिक्योरिटी। स्टोरेज की सिक्योरिटी के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है स्टोरेज में, ठीक है, तो सिक्योरिटी के लिए हमारे पास स्टोरेज इंक्रिप्शन सर्विस होती है अज्योर पे। ओके, तो वो देखेंगे, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं विद अज्योर AD, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, क्लाइंट साइड इंक्रिप्शन होता है जिसमें हम HTTPS प्रोटोकॉल या SMB 3.0 यूज होता है, फिर डेटा इन ट्रांजिट जिसमें आपका फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है, अज्योर डिस्क इंक्रिप्शन यूज कर सकते हैं, SaaS आता है, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर जिसमें हम एक्सेस को डेलीगेट कर सकते हैं। ओके, शेयर्ड की होती है। ओके, और एनोनिमस एक्सेस डिफाइन कर सकते हो कंटेनर या ब्लॉक पे, तो जो अभी हमने कंटेनर बनाया था उसमें हमने क्या दिया, ग्लोब एक्सेस दिया, जो कि एक एनोनिमस एक्सेस है ब्लॉक पे। ओके, यानी कि कोई भी उस ग्लोब को URL से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास SaaS। हमने एक ब्लॉग अपलोड करना है, बट हम चाहते हैं कि भाई पर्टिकुलर यूजर्स को हम लिंक शेयर करेंगे, बट वो जो ब्लॉग है वो एक पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम पे ही एक्सेसिबल होगा, पर्टिकुलर IP से ही एक्सेसिबल होगा, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल से ही एक्सेसिबल होगा। तो ये चीजें हम शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर SaaS के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो SaaS क्या कहता है, प्रोवाइड द delegated access to the resource, grant the access to the client without sharing your keys, your account keys. The account SaaS delegate the access to the resource in one or more of the storage services, and the service SaaS delegate the access to the resource in just one of the storage service. Okay, तो जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आप डिफाइन कर सकते हो, परमिशन क्या देनी है, किस टाइम से किस टाइम तक एक्सेस देना है, किन IP पे एक्सेस देना है, किस प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस होना चाहिए, और आपको एक की सेलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद आप SaaS टोकन जनरेट करोगे, एक URL जनरेट होगा, उस URL को आप यूजर के पास शेयर करके, उस URL को यूज करके यूजर उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता है। ओके, तो जो URL जनरेट होता है वो इस तरह का, जो ये रेड वाले पैरामीटर्स देख रहे हैं इस तरह से जनरेट होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें तो इसमें क्या है, HTTPS तो आपका प्रोटोकॉल है कि भाई एक्सेस प्रोटोकॉल कौन सा होगा, उसके बाद my.account.blob.core.windows ये आपका URL है, यानी कि आपका रिसोर्स URI है। उसके बाद आपका रिसोर्स टाइप दिया हुआ है, सर्विस है। ओके, फिर आपके कॉमन कंपोनेंट प्रॉपर्टीज है जिसमें आपका SV सर्विस वर्जन दिया है। ओके, उसके बाद आपका स्टार्ट बिफोर, ओके, दिया हुआ है कि भाई सर्विस कब से कब तक एक्सेस होगी, तो ये दिया हुआ है
ये ST में देखो आप 2015-04-29, उसके बाद आपका टाइम है। सर्विस एंड कब होगी? 2015-04-30, उसके बाद टाइम है। और किस IP पे? सोर्स IP क्या है? जो IP लिखा हुआ इन IP, 168.1. हाँ, उससे जस्ट पहले आप देखोगे SP दिया हुआ है। सर्विस परमिशन क्या है? रीड राइट परमिशन है। ओके, सर्विस प्रोटोकॉल क्या है? HTTPS प्रोटोकॉल है। उसके बाद एक सिग्नेचर लगा हुआ है। ओके, तो इस तरह से आपका URL बनता है। ठीक है, करके देखें। 6 यूज करते हैं कैसे? क्या करें? तो यहाँ पे मैं एक SAST टोकन जनरेट, ओके, इस ऑब्जेक्ट के लिए मैं एक SAST टोकन जनरेट करना चाहता हूँ। हम कहाँ पे जाएंगे? ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, जनरेट SAST टोकन पे गए हम, स्टोरेज अकाउंट में की सिलेक्ट कर लिया, स्टोरेज पॉलिसी फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, परमिशन आ गई। उसके बाद स्टार्ट टाइम, तो हम देना चाहते हैं 9/15 से, एक्सपायरी टाइम आज का ही दे देते हैं, आज ही एक्सपायर करवाना है हमें, 27 को ही। किस टाइम पे एक्सपायर करवाना है? यह हमें करवाना है 09/20, ठीक है, या 18 पे करवा दो, 18 PM, ठीक है। ये हमने टाइम दे दिया। तो बेसिकली अपना रीजन सही से सिलेक्ट करना, अगर रीजन आपने गलत सिलेक्ट किया तो टाइम उसी के अकॉर्डिंग काम करना। उसके बाद यहाँ पे आता है पब्लिक IP, ठीक है। तो मैं माई IP करता हूँ, माई IP, मैं यहाँ से मेरा IP देख लेता हूँ, मेरा पब्लिक IP क्या है। तो ये मेरा पब्लिक IP है, ठीक है। ये SAST टोकन में मेंशन कर देता हूँ कि भाई इसके IP पे ये टोकन एक्सेसिबल होगा, प्रोटोकॉल HTTPS जनरेट SAST। तो ये देखो यहाँ पे ये और आपका आपका SAST, आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है सर आपका। क्या आ रहा है स्क्रीन पे? कुछ नहीं आ रहा है। हाँ अब आया। आ गया। तो मैंने टाइम डाल दिया, स्टार्ट टाइम, ये मैंने एंड टाइम डाल दिया, यहाँ पे मैंने अपना पब्लिक IP डाला है, ओके। ये मेरा पब्लिक IP है, मैंने गूगल में माई IP पे जाके चेक कर लिया है कि भाई मेरा IP है। तो स्क्रीन थोड़ा सा डिले आ रहा है, मैं एक बार स्टॉप करके ना स्क्रीन वापस प्ले कर। अभी आ रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा है। अब अभी आ रहा दिखा है? रहा है कि आप, अब दिखा रहा है आप सर्च कर रहे हो अपनी चीजें ढूंढे। हाँ, यहाँ पे मैंने अपना IP देखा है। बेसिकली आप ये वाले वेबसाइट ओपन करोगे ना अपने ब्राउजर में, ये आपका पब्लिक IP दिखेगा। हाँ तो उधर ये तो IP वही मैंने माई SAST आईडी टोकन में, चल रहा है। ये IP मैंने अपने SAST टोकन में डाल के SAST टोकन जनरेट कर दिया है। तो जनरेट करने पे हमारे पास दो चीज आई है, SAST टोकन आया है और URL आया है। तो जो URL है वो हम यूजर के पास सेव करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में URL दिख रहा है आपको? अच्छा, अभी वहीं पे है। तो मैं चैट में ये सर वाला अभी यहीं URL, रुका हुआ है और सर चैट पे नवीन मैंने सर आपका दिख रहा है। चैट पे मैंने एक URL शेयर किया है, इस URL को ओपन करना जरा। आया ही सर मेरे पास यूआरएल नहीं है चैट पे नहीं आया आपके पास? ना ना। गो टू मीटिंग का चैट चेक करो, व्हाट्सएप पे नहीं, गो टू मीटिंग पे। मैं हाई लिख, नहीं नहीं वो हाँ अब आया और डिले चल रहा है सर। तो डिले आ रहा है। हाँ अभी चेक कर रहा हूँ, उसका मैंने चल रहा हूँ काम खराब हो गया। इसमें सर शॉर्ट शॉर्ट दिखा रहा है कुछ। हाँ, एरर आ रहा है। हाँ जी सर। चलो मैं आपको परमिशन देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, ठीक है। ओके सर। चलो अभी आपके पास परमिशन है, जरा स्क्रीन शेयर करो। अभी नहीं आया मेरे पास। परमिशन नहीं आया हाँ है? आ गया, ये आ गया। बहुत स्लो चल रहा है सर, बहुत चल रहा है।
वो ओपन करना जरा टैब जहाँ पे आपने ये फाइल ओपन किया है। हाँ, मैंने ये वाला ओपन किया था। पढ़ो क्या कह रहा है, ऑथेंटिकेशन एरर, सर्वर फेल टू ऑथेंटिकेट, मेक श्योर द वैल्यूज ऑफ ऑथराइजेशन हेडर इज फाउंड करेक्टली इंक्लूडिंग द सिग्नेचर, आईडी दी है। उसके बाद बता रहा है सिग्नेचर नोट वैलिड इन द स्पेसिफिक टाइम ऑफ फॉर्मेट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस सिग्नेचर को मॉडिफाई करता हूँ। अभी अपना 919 हो गया है, मैं इसका टाइम चेंज कर देता हूँ सिग्नेचर का, मैं सिग्नेचर का टाइम कर देता हूँ 25। ओके, वापस से जनरेट करता हूँ, वापस से शेयर करता हूँ। ठीक है, तो चैट पे ही मैं वापस से शेयर कर रहा हूँ नया वाला सिग्नेचर। इसको ओपन करना जरा। शायद तो दिख नहीं रहा है। अभी क्या कह रहा है? अच्छा, ओपन कर रहे हो, अभी भी एरर आ रहा है? हाँ जी सर। आ रहा है ना? चलो अब एक नया टैब में डालो माई पब्लिक आईपी। मैं अपना पब्लिक आईपी डालूं? हाँ, यहाँ पे सर्च करो माई पब्लिक आईपी, सर्च करो माई पब्लिक आईपी, तो आपका पब्लिक आईपी आ जाएगा। हाँ, चले जाओ पहले वाले लिंक पे ही चले जाओ। ये इधर लिंक आ रहा है ना, ये वाला कहीं क्लोज कर दिया। यहाँ पे जाओ ना, व्हाट इज माई आईपी। हाँ, यहाँ पे आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो रहा है। आ गया? ये एक बार कॉपी करके मुझे सेंड कर देना। ठीक है, अब ये वाला आईपी में सिग्नेचर में डाल के वापस से सिग्नेचर जनरेट करता हूँ। ठीक है, अब एक सिग्नेचर और सेंड कर रहा हूँ मैं। ये सिग्नेचर, ये यूआरएल ओपन करो। इस यूआरएल में आपका आईपी भी है, टाइमिंग फॉर्मेट भी सही है, तो अब आपके पास ऑब्जेक्ट एक्सेस होना चाहिए। हो गया एक्सेस? हो रहा है ना ओपन? तो हो रहा था, सेशन ओपन हो रहा था। हाँ, इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए टाइम ले रहा है। ओके, तो बहुत बहुत स्लो लग रहा है। हाँ, देखो आई मोबाइल बहुत स्लो चल रहा है। अगर समझ में नहीं आया तो स्लो तो आ रहा है। क्लियर है सांस? आंसर क्लियर तो है, वो सॉफ्टवेयर सर्विस तो क्लियर है उसकी बात नहीं। हाँ, ये सब दिख रहा है। ये ठीक पूरा है, स्क्रीन ही आ गई आपकी उसकी। अभी स्क्रीन आ गई मेरी? हाँ, अभी आपकी स्क्रीन आ गई, लेकिन जो आपने शेयर किया अपना स्क्रीन उठ के आ गया था। हाँ, ये किसका स्क्रीन है अभी सर? क्या कह रहे हो? ये पूरी स्क्रीन उठ के आ गई आपकी जो आप इंस्टॉल कर रहे थे। अच्छा अच्छा, अभी स्लाइड दिख रहा है आपको?
हेलो, हाँ सर इसके नहीं ये पीपीटी स्लाइड दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है स्टोरेज सर्विस इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन। अब आती है इंक्रिप्शन, क्योंकि भाई डेटा प्रोटेक्शन कैसे होगा, तो प्रोटेक्ट योर डेटा फॉर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। उसके लिए अज्योर पे क्या था, स्टोरेज सर्विस इंक्रिप्शन आता है, ऑटोमेटिकली इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट योर डेटा। जैसे आप डेटा स्टोर करोगे एनक्रिप्ट हो जाएगा, जैसे आप उस डेटा को एक्सेस करोगे वो डिक्रिप्ट होकर आपको एक्सेस हो जाता है। जो इंक्रिप्शन होता है वो 256 बिट की एईएस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से इंक्रिप्ट होता है। ओके, इज इनेबल्ड फॉर ऑल न्यू एंड एग्जिस्टिंग स्टोरेज अकाउंट, कैन नॉट बी डिसेबल्ड and is completely transparent for the users. Okay, तो यहाँ पे जो इंक्रिप्शन कीज होती हैं वो दो तरह से मैनेज होती है। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की होती है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इन कीज को जनरेट करता है, माइक्रोसॉफ्ट के पास ही ये की स्टोर होती हैं क्योंकि उसके प्रोटेक्टेड सिस्टम पे। बट अगर आप चाहते हो कि भाई आप मैन्युअली खुद से कीज मैनेज करना चाहते हो तो कस्टमर मैनेज की का भी ऑप्शन आता है। ओके, तो कस्टमर मैनेज की के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, की वोल्ट बनाना पड़ेगा। ओके, उसमें की जनरेट कर लो, देन आप वो कीज स्पेसिफाई कर सकते हो, तो आपका जो डेटा है वो आपकी कीज के थ्रू इनक्रिप्ट होगा, डिक्रिप्ट होगा। ओके, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। अगर हम सिक्योरिटी, अगर बेस्ट प्रैक्टिस देखें तो ऑलवेज यूज एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल फॉर क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन सास। Reference storage access policy where possible use the near term expiry time। अगर सास क्रिएट कर रहे हो तो ये नहीं कि एक काफी लॉन्ग पीरियड के लिए आपने सास जनरेट कर दिया, काफी छोटा पीरियड होना चाहिए। ओके, हैव द क्लाइंट ऑटोमेटिकली रिन्यू द सास इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है तो ही इनेबल करो। ओके, केयरफुली पुट योर सास स्टार्ट टाइम एंड टाइम, बी स्पेसिफाई द रिसोर्स टू बी एक्सेस, understand that your account will be billed for any usage, validate the data written using the SaaS, do not assume source is always the correct choice, and storage analytics के help से you can monitor your application। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है Azure फाइल एंड फाइल सिंक्रोनाइजेशन। तो इसको कल करें। जय जय, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ थैंक सर आ गया ये तो उसके आगे दिखा का नेट स्लो चल रहा है। हाँ, तो Azure फाइल को कल करते हैं। ठीक है, आज आपका थोड़ा इंटरनेट इश्यू भी है। तो ये वाला टॉपिक हम कल देखते हैं, Azure फाइल्स यानी कि शेयर्ड फोल्डर्स कैसे काम करेगा Azure का, और फाइल सिंक्रोनाइजेशन जैसे गूगल ड्राइव के थ्रू सिंक्रोनाइज करवाते हैं ना फोल्डर, लाइक दैट Azure फाइल सिंक आता है, वो कैसे यूज करेंगे। वन ड्राइव पे भी करते हैं। जो फाइल सिंक है ये विंडोज सर्वर्स के लिए यूज होगा। ठीक है, इसको हम कल करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, मेरा नेट भी सही नहीं चल रहा है ना। हाँ, कल ही करते हैं। ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट, थैंक यू। ओके, वेलकम।